तो टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय बोलेंगे। जहां आपको दिखे अविकारी तो उसको हम अव्यय बोल देंगे, ठीक है। इसका अगर अर्थ के बारे में देखो तो अव्यय लिखा है ना, तो इसको तोड़ोगे तो देखो अ हो गया, आ लिखा है, उसके बाद व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी अखर्च मतलब उसका क्या होगा, जिसका खर्च नहीं किया जा सके, जो व्यय नहीं होगा, यानी जो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, खर्च खत्म नहीं होने वाला चीज है ना। तो इसलिए अव्यय ऐसा सोच सकते हो। और अविकारी वैसा विकारी शब्द जो किसी भी लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पे बदलते नहीं है ना, एकदम ये अच्छे होते हैं। और विकारी शब्द में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे याद रखने के लिए कि जो बेवफा होते हैं बदल जाते हैं, किस आधार पे, लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पे ये बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं विकारी शब्द, है ना। तो विकारी शब्द में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। विकारी शब्द में हमने पढ़ा था 4 होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है। और अविकारी की बात करेंगे, अविकारी तो इसमें भी 4 होते हैं, नाम बता दो। 1 नंबर में कौन है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अगर सबसे पहले आपसे कोई पूछता है कि अविकारी शब्द के प्रकार, अविकारी शब्द के प्रकार मतलब ये कितना है, तो हम सीधा क्या बोल देंगे कि ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा बता दो, संबंध बोधक, संबंध संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे या अविकारी शब्द, है ना। तो इसमें हमने क्या लिखा, क्रिया विशेषण अव्यय लिख दें, क्रिया विशेषण अव्यय, या लिखेंगे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, अव्यय और अविकारी में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, समुच्चय, समुच्चय बोधक। बोधक का अर्थ क्या होता है, बोधक का शाब्दिक अर्थ होता है बोध कराना, है ना, अव्यय। उसके बाद है आपका चौथा नंबर में विषमयादि, विषमयादि बोधक। बोधक का अर्थ क्या है, बोध कराना, है ना। और अगर आप इसके थोड़ा अर्थ में चलोगे, शाब्दिक अर्थ में, तो क्रिया विशेषण में हमने पढ़ा भी था कि वैसा अव्यय जो होगा जो क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। संबंध बोधक में क्या होगा, जो संबंध का बोध कराएगा, है ना, किसका कराएगा, वो सब चीजें हम लोग अभी देखेंगे। संबंध बोधक आप इसको परिभाषा ऐसे बना सकते हो कि जो संबंध का बोध कराएगा, है ना। समुच्च बोधक का देखो, समुच्च का अर्थ होता है समूह से लिया जाएगा, है ना, जो समूह का बोध कराएगा, समूह का, ठीक है। और विषमयादि तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो विस्मय, विस्मय धन आदि निकलेगा। और विस्मय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आश्चर्य, आश्चर्य हो जाएगा, अचरज हो जाएगा, अचरज, है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या आप सुने होंगे, तो जिसमें मनो की भाव व्यक्त हो तो उसको बोलते हैं विषमयादि। तो ये इस प्रकार से इसका हमने शाब्दिक अर्थ देखा, है ना। इसको परिभाषित हम करेंगे अलग अलग तरीके से, इसके बारे में इसका क्या क्या प्रकार है, ये सब चीजें जानेंगे। और अव्यय शब्द जो है, अविकारी शब्द है, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा तो सबको पता है, अविकारी शब्द मेरे ख्याल से याद भी होगा, क्योंकि हम लोग शब्द विचार में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं विकारी अविकारी। अगर मैं आपसे पूछूं कि विकारी और अविकारी शब्दों के प्रकार हैं, तो शब्द 4 प्रकार से हमने बांटा था, तो ये कौन सा प्रकार है। एक था अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, और एक रूपांतर के आधार पे, है ना, रूपांतर या व्याकरण या प्रयोग के आधार पे। तो इस चारों में से ये किस आधार पे थे, विकारी और अविकारी, चारों में से किस आधार पे थे, कोई बता पाएगा। प्रयोग के आधार पे, इसको बोलते हैं रूपांतर, रूपांतर के आधार पे बोल दो, व्याकरण, व्याकरण के आधार पे बोल दो, या फिर प्रयोग के आधार पे बोल दो, बात एक ही है। शब्दों का जो हम वर्गीकरण करते हैं 4 आधार में से, जो ये चौथा आधार था, इसमें इस आधार पे शब्द का जो वर्गीकरण है रूपांतर के आधार पे या व्याकरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पे, ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। बोलो हाँ या नहीं। विकारी में भी 4 हैं और अविकारी में भी 4 हैं। तो विकारी में हमने देखा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और अविकारी में क्रिया विशेषण, उसके बाद समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक, ठीक है। तो पूछ सकते हैं रूपांतरण के आधार पर। हाँ, तो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाएगा कि रूपांतर के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो 2 आधार पे। या पूछा जाए रूपांतर के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
पूछे संख्या 8 गो बा। कुल संख्या अगर पूछता है और ऑप्शन में 8 आपको दिखे तो 8 भी लगा देंगे। लेकिन अगर ऐसा कहे कि रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो 2 ही, विकारी और अविकारी। ठीक है, और विकारी 4, अविकारी भी 4। तो विकारी तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अविकारी में हमने यहाँ पर पहुंचा। तो अगर आपको परिभाषा आप याद रख सकते हो तो बढ़िया है। इसका 2 परिभाषा हम लोग बना सकते हैं, है ना, अविकारी शब्द का। एक तो ये कि वैसा शब्द जो किसी भी लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पे बदलते नहीं है, एक तो ये हो जाएगा। और एक परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अव्यय वैसे शब्द होते हैं जो सभी पुरुषों, सभी लिंगों, सभी कारकों, सभी कालों में एक समान रहते हैं। कोई सा कारक लेके आ जाओ, कोई सा काल लेके आ जाओ, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, कोई भी लिंग वचन लेके आ जाओ, सभी में एक जैसा ही बने रहेंगे। समझ गए, सभी में एक जैसा ही बने रहेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। और चूंकि आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस दोनों को, इसको परिभाषित भी कर लेते हैं। एक जगह लिख लोगे तो कोई ज्यादा हर्जा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। आप डैश दो अविकारी शब्द लिखकर, फिर इसके प्रकार, और उसके बाद जो प्रकार में उपभेद होगा उसको देखेंगे। थोड़ा सा हमने ब्रीफ चर्चा कर ली है कि किस दिशा में आज का क्लास जाने वाला है। बाकी इसको लिख लो। अविकारी शब्द में क्या लिखोगे? वे शब्द जो लिंग वचन कारक व काल वे शब्द जो लिंग वचन कारक व काल के आधार पर बदलते नहीं, आधार पर या प्रभाव पर बदलते नहीं है। और दूसरा परिभाषा क्या कर सकते हैं? हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जो सभी पुरुषों मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सभी पुरुषों, सभी लिंगों, सभी कालों, सभी कारकों, में समान रहते हैं, अर्थात बदलते नहीं है। जैसे में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं और, तथा, अथवा, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, है ना, ऐसे चीजें लिखी जा सकती है। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए, किंतु, परंतु, आदि लिख दिया हमने। तो ये परिभाषा हुआ अविकारी शब्द का। 2 परिभाषा हम रखेंगे। बाकी अगर हमको आप कहोगे या खुद भी आप कर सकते हो, आपको ये करने अब आ गया होगा कि इसको हम 2-4 परिभाषा और भी बना सकते हैं, है कि नहीं। लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बस भाषा चेंज करेंगे, लगेगा परिभाषा दूसरा हो गया। पर ऐसा नहीं कि इसका मीनिंग अलग हो गया और कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा नहीं सोचना है ना। सब अच्छा ही है, बस एक परिभाषा किसी तरह से हमको पता होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा अंतर हो, अगर हमको पता रहे तो और बेटर बात है ना। जैसे यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक व काल के आधार पे बदलते नहीं है ना, उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे अविकारी शब्द। उसे अविकारी शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द। जब आप नोट्स बना, देखो अभी हम तो क्लास चला रहे हैं ना, तो क्लास में हमने सब कुछ लिखा हर किसी के भाव से, है ना। लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे, जब आपको समझ में आएगा तो आप क्या लिख सकते हो? अविकारी शब्द लिखोगे, एक तीर का निशान दोगे, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? लिंग वचन कारक के आधार पे बदलते नहीं। बाकी आप छोड़ सकते हो, है कि नहीं। उसके बाद एक दूसरा तीर देखो, उसमें क्या लिखोगे? सभी पुरुषों, सभी लिंग, सभी कारक, सभी कारक में समान रहते हैं।
उसे कहते हैं, वैसे भी अविकारी, वैसे शब्द, ये सब नहीं भी लिखेंगे नोट्स बनाते समय तो चलता है, लेकिन किसके लिए, जिसको इतना समझ है कि मैं कीवर्ड्स देखकर अपना एक बना सकता हूं, उसके लिए। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे परिभाषा बना सकते हैं, वो तो हूबहू ऐसे लिख सकता है। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछ दिया जाए अविकारी शब्द, या कोई टीचर ही पूछ दिया, कोई लोग ही पूछ दिया, तो ऐसा नहीं कि हम सीधे यही बोल देंगे जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं। अच्छा से परिभाषा देंगे ताकि वो खुश हो, है ना, उसको लगे कि हाँ इसने एक सटीक परिभाषा दिया है, तो हम परिभाषा बना के देंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम नोट्स बना रहे हैं वो तो कीवर्ड्स है ना, कि हाँ ये इतना हमको याद आ जाएगा तो हम परिभाषा बना सकते हैं, और कई परिभाषा बना सकते हैं। देखो इसी बात पे हम और बना रहे हैं। अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं है। अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। कितना बना सकते हैं, केवल थोड़ी सी भाषा चेंज करेंगे लगेगा कि दूसरा ही परिभाषा आ गया। तो ये सब हाँ ठीक है, जैसे में हमने ये लिख दिया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अविकारी शब्द जो 4 प्रकार के हैं, उस चारों प्रकार में ये सब आपको दिख सकता है, तो इसलिए हम जैसे कभी याद नहीं करेंगे, है ना। एक हमने संज्ञा में क्या देखा था कि हाँ कोई पटना जगह का नाम दिख गया तो हम कहेंगे कि ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर अविकारी शब्द में ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं दरअसल आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपको मैं दिख जाएगा ना, तो आप क्या कहोगे कि ये कुछ भी हो जाए ये सर्वनाम ही है। अगर पटना दिख जाए तो क्या कहोगे, कुछ भी हो जाए ये संज्ञा ही है। लेकिन अविकारी शब्द जो 4 प्रकार के हैं, उस चारों में दिख जाएंगे। तो इसलिए अविकारी शब्द के जो जैसे में एग्जाम्पल होते हैं ना, उसको कभी याद नहीं करते हैं, क्योंकि अविकारी शब्द जो होते हैं वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको तो एकदम हूबहू ऐसा लिखना है। उसके बाद क्या करिए आप, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ये आप जान रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्या देख रहे हैं, अब जो अविकारी शब्द में जो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, मेरे ख्याल से आप पढ़े हो, विशेषण चैप्टर में इसको थोड़ा सा पढ़े थे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण ही थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बाकी 3 गो तो बहुत आसान है, ठीक है। इसको करें। तो अभी का जो टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। इसके बारे में हम ऐसा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं ना, आप पढ़े हो इंग्लिश में। तो देखो क्रिया विशेषण का अगर बेस या बेसिक जो है इसका वो ऐसा ही है ना, जो मेरा तरीका मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेष, क्रिया और विशेषण, 2 शब्द हमने लिया। अगर चाहो तो क्रिया को नीचे रख दो, सबसे नीचे। यहां हमने विकारी शब्द लिया है ना। संज्ञा का अगर कोई शब्द जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। सर्वनाम का अगर कोई विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण, जो विशेषण का विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण, है ना, प्रविशेषण। और जो क्रिया का विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण। तो हम परिभाषा इससे स्पष्ट निकाल सकते हैं कि वैसा अविकारी शब्द, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वैसा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, या हम लिख सकते हैं वैसा अव्यय शब्द, है ना, अव्यय भी लिख सकते हैं, अव्यय शब्द, वैसा अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है ना, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, वैसा अविकारी शब्द या वैसा अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, कुमा उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो जब तुम मान लो परिभाषा बनाते हो तो इसमें चेंज कैसे होगा, वैसा अविकारी शब्द या वैसा अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। केवल यहाँ चेंज करेंगे ना, उसे लगा देंगे तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, वह लगा देंगे तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है? तो इस तरह से तो चीजें बदलती है, केवल एक शब्द चेंज हो जाने से, है ना। उस आधार पे आगे का हमें बात लिखना होता है। अगर इसमें जैसे की बात करो तो एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे देखोगे हमने लिखा रमेश, विराम लिखा गया, तो राम धीरे धीरे जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ जो जाना एक क्रिया है ना, यहाँ कौन सा क्रिया है, जाना,
और जाना का विस्तार कर रहा है, जाना के बारे में बता रहा है। कैसा जा रहा है? तो धीरे धीरे। ये जो शब्द है धीरे धीरे, यहां पर है क्रिया विशेषण। ठीक है, एक और शब्द एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बस फटाफट, बस फटाफट भर गई। देख रहे हो? तो ये फटाफट भरना एक क्रिया है ना, लेकिन कैसा भरी? फटाफट, फटाफट ये हो जाए। राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे दौड़ना एक क्रिया है और कैसा दौड़ रहा है? तेज। यानी जो दौड़ने का ना विस्तार कर रहा है, बता रहा है तेज दौड़ता है या धीरे दौड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार कर रहा है ना, इसी को बोले उसका विशेषता बता रहा है। तो राम यहाँ तेज दौड़ता है, तो ये तेज जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब अगर लगेगा कभी कभी कि तेज तो हमने विशेषण भी पढ़ा था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम्पल में हमें शब्दों को रटना नहीं है, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वो बदल जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, इसी को हम क्या करें कि राम एक तेज लड़का है, राम एक तेज लड़का। ध्यान देने वाली बात क्या है कि तेज दोनों में है, लेकिन अब ये जो तेज है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्यों विशेषण हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लड़का है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताएगा, उसको क्या बोलेंगे? विशेषण। तो यहाँ लड़का, लड़का कैसा है? तेज है, तो लड़का का विस्तार कर रहा है, इसलिए विशेषण हो जाएगा, केवल विशेषण, है ना। लेकिन यहाँ देखो, दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर ये जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण। बस इतना ही सा अंतर रखना है। अगर संज्ञा सर्वनाम है तो विशेषण, अगर वहीं पे विशेषण आ जाए, उसका विस्तार कर रहा है तो प्रविशेषण, और यदि क्रिया का विशेषता बताएगा तो उसको हम निश्चित ही क्रिया विशेषण कहेंगे। तो वैसा अविकारी शब्द या वैसा अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, जो क्रिया विशेषण है ये भी 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इस 4 प्रकार को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्रिया विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी, क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्या है ना। यानी क्रिया विशेषण की कुछ विशेषताएं, अगर वो विशेषताएं हम पढ़ लेंगे तो क्रिया विशेषण के जो प्रकार है वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4। अब देखो, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें आसान है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे, है ना। रूपांतर के आधार पे जो शब्द निकल के आए वो 2 आधार पे आए, विकारी अविकारी। विकारी भी 4, अविकारी भी 4। विकारी में हम विकारी तो पढ़ चुके हैं, अविकारी पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी 4। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार को पढ़ने से पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण की विशेषताएं। आपको अभी क्या करना है, आपको ये परिभाषा लिखना है और ये 3 एग्जाम्पल लिखना है। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, इरेज करते हैं। लिख लियो? देखो, हिंदी पता नहीं हमको कहाँ से भूत आ गया हिंदी पढ़ाने का लेकिन देखो, एक्चुअल बात यही है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्रिया विशेषण जो आज पढ़ोगे ना, जीवन में कभी फिर नहीं पढ़ने वाले हो, इसलिए पढ़ लो आज, ठीक है। क्योंकि हमको पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है कि जो बिहार का या भारत का जो सिस्टम चल रहा है, इसी तरह कहिए क्या नहीं, हमको पता है भाई, हाय नहीं पड़ेगा। हमने जो हमारे पास जो इस उम्र तक ले जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे बता रहे, ठीक है। अभी तो तुमको देखो, अभी तो तुम्हारे जो क्लास है ना वहां आपको रिलैक्स किया जाएगा, रिलैक्स रहो। अभी तो 11th है, 12th में देखना। और जैसे 12 पे स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जाएगा। और क्या बोला जाएगा? हिंदी। ये कौन सी, ये पढ़ने वाला चीज है। भारत में रहो तो हिंदी तो खुद ही आता है और उत्तर भारत में रहते तो आता ही है है ना। एक्चुअल में तो रहते भी उत्तर भारत में। और धीरे धीरे समय बीतता चला जाएगा, फिर अगस्त महीना आएगा 2024 में, तुम्हें लगेगा अब थोड़ा मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो क्या कहा जाएगा? अब हम पढ़ाते हैं तुम्हें संधि समास, क्योंकि इसी से ले दे के क्वेश्चन आता है, यही होगा। उसके बाद हम दावे के साथ, आज तुम बोलो तो एफेक्ट पेपर पर मैं लिख के साइन भी कर सकता हूं कि फिर भी अगस्त आएगा, ये कहा जाएगा और संधि समास भी अच्छा से पढ़ाई नहीं होगा,
ठीक है, तुम एग्जाम में जाओगे, एग्जाम दे के बाहर निकलोगे, उसके बाद किसी ने पूछा कि हिंदी पढ़े, हाँ पढ़े हैं, पूछेगा अलंकार। कुछ भी पूछा, तुम कहोगे देखो भाई हम एग्जाम निकाले थे। और ऐसे ही पढ़ने वाले लोग, जब घर का एक छोटा बच्चा कहता है कि हमें थोड़ा सा संज्ञा बता दीजिए, तो वो उसको फुचकारते हैं, टालते हैं, है ना। और क्या बोलेंगे बाद में, टीचर से पूछ लेना। टीचर क्या पढ़ाता है तुम्हारा? तो ऐसा नहीं करो, है ना। ऐसा पढ़ लो कि बुढ़ापे में भी अगर किसी बच्चा ने पूछा कि कुछ बताइए, नाम के सिवा क्या याद है, तो बोलो कि हाँ हिंदी। सर्वनाम याद है। कुछ पता होना चाहिए ना। देखो मेरी सिंपल सी फिलोसफी है, मेरी सिंपल सी फिलोसफी है, जितना पढ़ना है उतना अच्छा से पढ़ना है। जैसे मैं गणित भी पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ लिया, उसके बाद उस टॉपिक जब खत्म हो जाता है तो मेरा चांस है 80-85% मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, हालांकि ये स्ट्रेटेजी गलत भी है मेरा, क्योंकि पढ़ते साथ में हमें एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। तो वो नहीं मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब करूँगा, क्योंकि अब उम्र आ गया है, क्योंकि एग्जाम भी निकालना है ना। पर ये अच्छा मेरे पास है, हम इसको अच्छा एक बेस्ट अपना नेचर मानता हूँ। किसी भी स्टूडेंट या किसी टीचर के लिए होना चाहिए कि किसी एक टॉपिक को पढ़ा तो बहुत गहनता से पढ़ा, सब कुछ भूल कर, वो मेरे में है। अब ध्यान हमें क्या देना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो पढ़ लिया मैं बहुत कुछ, इतना मैं पढ़ा हूँ कि अगर सब कुछ रिकॉल कर लें तो समझ रहे हो बहुत है। लेकिन हाँ, अभी हम तुमको यही बोलेंगे, 11-12 पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान दो कि गहनता से पढ़ा जाए। ठीक है, ये नहीं कि बस समाप्त कर दिए, संधि समझ तो 10वीं में पढ़े थे, पर क्या ही पढ़े थे बस इतना पता है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। अब विद्यालय में दीर्घ संधि है याद कर रट ही लिए है ना। तो ऐसा नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो शब्द विचार तो सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको निश्चित ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को इस वाक्य से खत्म हो जाएगा, फिर चिन्ह विचार, उसके बाद लास्ट में वही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय बचेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो निपटाएंगे। फिर हम लोग रस छंद अलंकार। अब देखोगे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण की विशेषता या विशेषताएं, क्रिया विशेषण की विशेषताएं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिया विशेषण की आवश्यकताएं। ठीक है, क्रिया विशेषण के कुछ लोग कार्य भी इसको बोल सकते हैं, है ना, जरूरत क्या पड़ी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्रिया विशेषण होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है, जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, इसको ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या पॉइंट है इसमें, एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, ये लाइन याद रहेगा। फर्स्ट इसका कार्य है या इसका विशेषता है कि एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। आपको मैंने एक बात बताया था, विशेषण में विशेषण का जो विशेषता बता रहे उसको क्या बोल रहे थे, प्रविशेषण। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो क्रिया विशेषण का विशेषता बताएगा उसको बोल देंगे क्रिया प्रविशेषण। देख रहे हो अंतर, समझो, जो विशेषण की विशेषता बता रहे उसको प्रविशेषण, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे उसको शायद कुछ लोग ऐसा सोचेंगे क्रिया प्रविशेषण कहते होंगे या प्रक्रिया विशेषण ऐसा बोलते होंगे। तो ऐसा नहीं है, यह बात कैसा है कि एक क्रिया विशेषण का विशेषता अगर कोई दूसरा क्रिया विशेषण बता सकता है, कि एक क्रिया विशेषण का विशेषता अगर कोई बता रहा है, कोई क्रिया विशेषण यहां दिया हुआ है, इसका विशेषता कोई बता रहा है, तो उसको भी हम क्रिया विशेषण ही बोलेंगे। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, लड़का, यह देखो दौड़ता है, हमने तो लिख दिया लड़का क्या है, दौड़ता है। तो ये तो एक छोटा सा वाक्य आपको दिखा और इसमें आपको दिख गया। अच्छा, इसमें कहीं विशेषता दिख रहा है नहीं, एक लड़का दौड़ता है और यहीं पे हमने लिख दिया तेज दौड़ता है। ठीक है, तो दौड़ना क्रिया है, तेज आ गया तो क्या बताएगा, विशेषता। लेकिन यही लड़का के पास अगर हम लिख दें तेज, तेज लड़का तेज दौड़ रहा है, तेज लड़का तेज दौड़ता है, ऐसा
तेज लड़का, यहाँ बोलना अगर होता तो बहुत बोलता है ऐसा भी लिख सकते, या तेज बोलता है, लेकिन हम ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ये विशेषण कैसे हो गया? ये तो विशेषण ना होगा, संज्ञा को दौर से इधर है। सब कुछ लेने का, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं लेने का। ये तो दे रहे हैं। चल खत्म ही बात। समझो यार, एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। याद रखना है कि एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लिख रहे हैं, बस उसको एक बार समझ लो। हमने लिखा बालक, लिखा हमने बालक, उसके बाद लिखा दौड़ता है। पहले पूरा देख लो, उसके बाद बोलना। बालक दौड़ता है। अब हमने क्या किया, दोनों जगह तेज लगा दिया, देखो ध्यान से, तेज लगा दिया। तो आप अब क्या देख रहे हो कि यहाँ दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, इसका विशेषता बताया, तेज दौड़ता है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। बोलो हाँ नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। लेकिन ये तेज क्या हो जाएगा, बालक जातिवाचक संज्ञा, तो ये विशेषण हो जाएगा। बोलो हाँ नहीं, बोलो। उसके बाद हमने लिख दिया कि बहुत, यहाँ एक बहुत शब्द और जोड़ दिया, बहुत। और यहाँ भी हमने, अच्छा जगह छोड़ा था तो थोड़ा सा सेंस लगा, जगह छोड़ा गया होगा। देखा यहाँ, बहुत तेज बालक बहुत तेज दौड़ता है, अगर ऐसा आ गया। अब देखो यहीं पर जो हम ये बात समझा रहे थे कि देखो अब बालक है, विशेषण है, और इसको क्या बोल देंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, इसको प्रविशेषण ही बोलेंगे क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। यहाँ जाओ, ये क्रिया, क्रिया का विशेषता क्रिया विशेषण, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये भी क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। इसको भी क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण ही बोलेंगे। मैं आपको बस यही बोल रहा हूं कि एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, मतलब भाई क्रिया विशेषण है ना, तो ये भी क्रिया विशेषण ही है। इसको हम ऐसा कहने की गलती नहीं करेंगे, क्रिया प्रविशेषण। क्रिया प्रविशेषण नहीं होता है या नहीं बोलते हैं, नहीं होता है, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण ही बोलते हैं। बस इतने से बात ध्यान रखना कि एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता सकता है, ठीक है। लेकिन पहले वाला बात क्या था, एक विशेषण किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बताएगा तो उसको बोल देंगे प्रविशेषण। लेकिन यहाँ क्या है, एक क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा तो उसको क्रिया विशेषण ही कहेंगे। कोई दिक्कत? आ जाओ आप दूसरा, क्रिया विशेषण का हम विशेषता देख रहे हैं, अब दूसरा विशेषता देख रहे हैं। यह मतलब क्रिया विशेषण, यह किसी क्रिया के यह किसी क्रिया के निषेधता का बोध कराता है, बोध कराता है। एक शब्द लिखा, अच्छा निषेधता के उल्टा क्या हो जाएगा, स्वीकृति, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यह किसी क्रिया के स्वीकृति का बोध कराता है। अब इसका क्या मतलब है देखोगे, हमने कहा कि अगर कोई क्रिया है और उस क्रिया की निषेधता का कोई बोध कराने आ गया कोई शब्द, तो उसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। यदि कोई क्रिया है उसकी स्वीकृति का कोई बोध करा दे तो हम उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। जैसे निषेधता में देखो, मत खाओ, मत खाओ निषेध है, रोक रहा है। हाँ खाओ, हाँ खाओ, ठीक है। दूसरा लेते हैं, हाँ जाओ, जरूर जाओ, जरूर जाओ, जरूर आओ, एकदम मत बोलो। देख रहे हो? अब ये बात आती है कि इस शब्द को क्या बोलेंगे, क्योंकि खाना क्या है, खाना एक क्रिया है, खाओ कह रहा है ना, खाना एक क्रिया है, और खाना जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा, निषेधता बता दे रहा कि मत खाओ, हाँ खाओ। तो अगर ऐसा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण ही बोलेंगे, क्रिया विशेषण ही बोलेंगे इसको भी। अब मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, अगर आपको वाक्य में कहीं आ जाए ऐसा क्वेश्चन देकर और लिख दे कि हाँ
हाँ आइए, हाँ आइए ऐसा दे दिया। और कहा कि रेखांकित शब्द, हाँ रेखांकित शब्द, हाँ को रेखांकित किया, रेखांकित शब्द हैं। और ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया क्रिया विशेषण, उसके बाद दे दिया समुच्चय बोधक, ऐसा करके एग्जाम्पल दे दिया, ऑप्शन दे दिया। तो आपको क्या करना है कि हाँ आइए ये क्रिया की स्वीकृति को बता रहा है, तो ऐसे में हम इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? बस इतना ही सी बात है। अगर कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया को स्वीकृति के बारे में बता दिया, क्रिया विशेषण। अगर उसको निषेधता बता दिया कि नहीं करना है इसको, तो उसको भी बोल देंगे हम क्रिया विशेषण। मत खाओ, नहीं आइए, तो वहां नहीं शब्द क्या हो जाएगा? निषेध। निषेधता का बोध कराएगा, क्रिया की नहीं होने का बोध करा रहा है, इसलिए उसको वहां नहीं जो शब्द होगा उसको बोल देंगे क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? इस तीनों को नोट कीजिए, कुछ और आगे देखते हैं। क्रिया विशेषण ही थोड़ा सा लंबा है, बाकी जो आगे का 3 गो है बहुत आसान है, छोटा है। ठीक है।